हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का फार्मा का टॉपिक आपका एल्बेंडाजोल का है। एल्बेंडाजोल काफी लोग बोल रहे थे कि डिवर्मिंग के ऊपर क्लासेस बनाइए। तो एल्बेंडाजोल एक ऐसी एकमात्र दवा है, द सिंगल डोज, जिससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिख सकता है वॉर्म्स के ऊपर। जितने भी आपके हेलमिंथ्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, उनको आराम से आप मार सकते हैं एल्बेंडाजोल देकर। तो एल्बेंडाजोल जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक दवा है। क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मतलब ये किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी एक वर्म को कवर नहीं करती। ये बहुत सारे जो अगर वर्म है अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग टाइप पे क्या कर सकती है? एक्ट कर सकती है। इसलिए इसको बोला जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, जैसे पेनिसिलिन होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। तो जो है सेम होता है, एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथिक। अभी एंटी हेलमिंथिक क्या होता है? एंटी हेलमिंथिक क्या होता है? हेलमिंथ क्या होता है? पहले तो हेलमिंथ बेसिकली आपके वॉर्म्स होते हैं। हेलमिंथ भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है, फ्लैट वॉर्म। तो अलग अलग जो है आपके वॉर्म्स होते हैं, या फिर यहां मैं लिख देता हूं वॉर्म्स। जो चीज वॉर्म को मारने के लिए यूज होती है उनको एंटी हेलमिंथिक बोला जाता है। तो अब आपको ही पता है कि वॉर्म को क्या मारती है? एल्बेंडाजोल। अब सवाल ये है कि किस किस वॉर्म को मार सकती है। लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जो है बैक्टीरिया मारने के लिए दे देंगे, आप इसको फंगस मारने के लिए दे देंगे। तो कुछ सर्टेन वर्म है जिनको मार सकती है, जैसे कि एस्केरिस का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपका एंटेरोबियस का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि ट्राइक्यूरिस का इन्फेक्शन हो गया। एंड जितने भी आपको वर्म दिखते हैं आप उनको जो है इससे देकर मार सकते हैं। अब मैं अगर इसकी डोज की बात करता हूं तो ये 400 mg ह्यूमंस के अंदर होती है। इसकी एक डोज जो है काफी असर करती है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो इसको जो है आपको लगातार 3 दिन तक देना पड़ता है। सेम अगर मैं कैटल में इसकी डोज करूं तो इसको इंटू 5 कर दीजिए, अराउंड 2 ग्राम ये इसकी डोज है इन कैटल्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर एल्बेंडाजोल काम कैसे करता है। लाइक आप एल्बेंडाजोल को ही क्यों देते हैं? आप पेनिसिलिन क्यों नहीं देते? एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते पैरासाइट को मारने के लिए? क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारती है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये है कि जो एल्बेंडाजोल को जब ओरली दिया जाता है, ओरली मतलब जब मुंह के थ्रू दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, या फिर आप उसको किसी के साथ मिक्स करके देते हैं, तो क्या होता है आपका एल्बेंडाजोल इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता। तो क्या होता है? एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता, एब्जॉर्प्शन उसका पुअर होता है। एब्जॉर्प्शन इसका पुअर होता है। तो आपके दिमाग में सवाल अटकेगा कि अगर एब्जॉर्प्शन पुअर है, इसका मतलब ब्लड के अंदर दवा नहीं जा पाएगी, इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर दवा नहीं जा पाएगी, तो दवा बेकार होनी चाहिए ना। मतलब इसका तो कोई काम ही होना चाहिए। दवा गई इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी रही, उसके बाद क्या निकल गई? फीसिस के अंदर बाहर निकल गई। तो यही इसका सारा का सारा खेल है कि ये दवा इंटेस्टाइन से ज्यादा दूर नहीं जाती है। इसका मतलब जो आपके वर्म्स होते हैं वह कहां रहते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कौन रहता है? वर्म्स रहते हैं, आपके जो हेलमिंथ्स रहते हैं। और दवा कहां रहती है? इंटेस्टाइन के अंदर। इसका मतलब दवा का कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा रहेगा, ब्लड के अंदर कम रहेगा। अगर ब्लड के अंदर दवा ज्यादा नहीं जाएगी, इसका मतलब वो इंटेस्टाइन के अंदर रुकी रहेगी, इंटेस्टाइन के अंदर रहकर क्या करेगी? वर्म का किल करेगी, इनको वर्म का सत्यानाश, खात्मा कर देगी इनका, ठीक है। तो इसलिए जो है एल्बेंडाजोल को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका जो है एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है, जिस वजह से इंटेस्टाइन के अंदर रहती है और जो है ये वर्म्स को मार सकती है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एल्बेंडाजोल को आप सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं? सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब जब कोई वर्म, जब कोई हेलमिंथ आपका जो है किसके अंदर चला जाए? ब्लड के अंदर चला जाए। एंड ब्लड से कई बार होता है कि वो टिश्यू के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। टिश्यू के अंदर अगर मैं बात करूं तो लिवर के अंदर कई बार वर्म जो है इकट्ठा हो जाते हैं, कई बार ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, ब्रेन एब्सेस कर सकते हैं, एब्सेस वगैरह हो सकती है। तो क्या आप एल्बेंडाजोल दे सकते हैं? एल्बेंडाजोल को जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं दिया जाता सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर। बट अगर आपने खाने के अंदर कुछ फैटी मील, फैटी डाइट, मतलब जिसमें चिकनाई होती है, फैटी डाइट, फैटी मील अगर आपने खाने के साथ इसको दिया एल्बेंडाजोल को, तो क्या होता है? इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से वो बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर एल्बेंडाजोल को फैटी फूड के साथ दिया जाए तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकती है, जैसे कि आपका लिवर का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि आपका ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया। तो ये हो गया इसका डोज, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये तो बेसिकली इसका हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है कि ड्रग जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कहां हो रहा है, कहां जा रहा है। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब ड्रग काम कैसे करता है। ड्रग काम कैसे करता है?
आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके लिए क्या जरूरी होता है, आपका सेल का डिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी होता है, सेल का डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम को अलग किया जाता है ना। क्रोमोसोम को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो क्रोमोसोम को अलग किया जाता है तो उसके लिए एक धागे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं जो क्रोमोसोम को खींचते हैं। उन धागों को बोला जाता है बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो धागे जो होते हैं वो बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं और उन पूरे धागों को बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूलर एपरेटस। मैं लिख देता हूं यहां पर, माइक्रोट्यूब्यूलर एपरेटस। एपरेटस मतलब होता है कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट की तरह, एपरेटस। तो जो बीटा ट्यूब्यूलिन से बनता है, छोटा छोटा बीटा ट्यूब्यूलिन आपस में जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है, जुड़ता रहता है और एक माइक्रोट्यूब्यूलर एपरेटस बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक धागे की तरह होता है जो कि क्रोमोसोम को खींचता है, ठीक है। तो ये एल्बेंडाजोल क्या करता है, इस बीटा ट्यूब्यूलिन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, इनको आपस में नहीं जुड़ने देता है। अगर बीटा ट्यूब्यूलिन आपस में नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूलर एपरेटस नहीं बनेगा, डिवीजन नहीं होगा, मतलब इसकी डेथ हो जाएगी। इसका डिवीजन आपने रोक दिया तो क्या होगा, आगे जो है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से जो है ये स्टैटिक एक्शन हो गया। स्टैटिक मतलब आपने इसकी ग्रोथ को रोक दिया। अब आपको अगर स्टैटिक और साइडल नहीं पता तो आप एंटीबायोटिक की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने समझाया अच्छे से कि व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज साइडल। अब यहां पर क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। तो एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये क्या करता है, क्या करता है, जो आपका बैक्टीरिया, जो आपका ये होता है वर्म होता है, वर्म मतलब जो भी आपका मान लीजिए एस्केरिस है या फिर ट्राइक्यूरिस है, उसके अंदर जो है ना ग्लूकोज का इंटेक रोक देता है। इंटेक मतलब अगर ये मान लीजिए कोई हेलमिंथ है, कोई राउंड वर्म है जिसको जो है खाना चाहिए क्योंकि इसको जिंदा रहना है, और ये खाना कहां से लेता है, आपके इंटेस्टाइन से लेता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज आपका जो है वर्म लेता रहता है। अब क्या हो गया, इसको ग्लूकोज की क्या जरूरत है, अब ये दवा क्या करती है, एल्बेंडाजोल इसको ब्लॉक कर देती है, इसका ग्लूकोज लेना ही बंद कर देती है। जब ये ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज नहीं ले पाएगा, इसका मतलब इसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जब इसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इसको क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ये आराम से मर जाएगा। उस एक्शन को बोला जाता है साइडल एक्शन। साइडल मतलब आप इसको किल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक एक्शन और साइडल एक्शन, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझते हैं। तीसरा क्या करता है, ये जो है इसके जो वो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा कि हर सेल के अंदर जो होता है एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। एंड एनर्जी जरूरी होती है हर चीज के लिए, सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या होता है कि सेल एनर्जी नहीं बना पाता। एक तो ग्लूकोज आ नहीं रहा है, दूसरी चीज सेल एनर्जी बना नहीं रहा है, तीसरी चीज आपने उसकी डिवीजन रोक दिया है। तो ऑल सारे एक साथ अगर आप इसको देखेंगे तो ये साइडल भी होता है और ये स्टैटिक भी होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्बेंडाजोल। इसी के जैसा बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मेबेंडाजोल का, वो भी एक एंटी हेलमिंथिक दवा होती है, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया इसका डोज, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको इंटेस्टाइन में रखा जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता है, और ठीक है। अब आखिरी रह गया आपका कि क्या प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बताऊं, पहले ह्यूमंस के अंदर बताता हूं। ह्यूमंस के अंदर आप कुछ कह नहीं सकते कि इसको प्रेगनेंसी में दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन एनिमल्स के अंदर जब रिजल्ट स्टडी किए गए तो अराउंड 3 महीने तक, 3 महीने की प्रेगनेंसी तक क्या किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है, इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि 3 महीने जो होते हैं स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो क्या कर सकता है एल्बेंडाजोल, उनके डेवलपमेंट को रोक सकता है, क्योंकि ये बीटा ट्यूब्यूलिन को रोकता है। बीटा ट्यूब्यूलिन जो है फीटस के सेल के अंदर भी होंगे, जो एम्ब्रियो है उसके सेल के अंदर भी होंगे। अगर उसके एम्ब्रियो के सेल को रोक दिया, बीटा ट्यूब्यूलिन को रोक दिया, तो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फीटस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, जिस वजह से स्टार्टिंग के 3 महीने में एल्बेंडाजोल को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। सो 3 महीने के लिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। एंड ह्यूमंस के अंदर अभी डेटा क्लियर नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्बेंडाजोल। एंड अगली क्लास हम लेंगे, देखते हैं किसके ऊपर लेंगे, शायद आइवरमेक्टिन की क्लास होगी अगली। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।